हेलो दोस्तों। एम आई ऑडिबल? आई एम गुड। मेरी आवाज़ आ रही है? एम आई ऑडिबल? आप लोग एक बार कंफर्म कर दीजिए, एम आई ऑडिबल? प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए मेरी आवाज़ आ रही है। ओके। सो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स। और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज़ बहुत टाइम के बाद हम लोग फ़ेस टू फेस एक तरीके से वन टू वन बात करने वाले हैं। और अच्छा खासा कोर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है और हम लोग एक तरीके से अपने ये जो कोर्स चल रहा है एक तरीके से उसके एंड पर हैं। और जैसे जैसे ये कोर्स कंप्लीट होने वाला है आप लोगों के मन में बहुत से डाउट हैं, मुझे पता है। बिकॉज़ कमेंट सेक्शन में कई बार मतलब कमेंट्स आते हैं कि सर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, सर हमें सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। हेलो हेलो सुरेंद्र जी, आसिफ खान हेलो, सपना जी हेलो, सभी मेरे फ्रेंड्स मेरे दोस्त आ चुके हैं। सो सभी लोगों को हेलो। तो अपना ये जो कोर्स है ये अब कहीं ना कहीं बिल्कुल नियर टू कंप्लीट है। आप लोगों के मन में बहुत से डाउट हैं कि सर हमें सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, और जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो कैसे हम चीज़ों को आगे लेके जाएंगे, इसमें कैसे हम अपना करियर बना सकते हैं। बहुत से डाउट हैं, आज हम उस सारे डाउट यहाँ पर लेने वाले हैं। मेरे बहुत से फ्रेंड्स जुड़ चुके हैं, थैंक यू। और आज जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, आज हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि 2 चैप्टर कंप्लीट करें, एक अपील और रिवीजन, और दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो है ई वे बिल। तो हम कोशिश करेंगे कि आज ये 2 चैप्टर हैं ये हम लाइव पढ़ेंगे, लाइव। ठीक है, वेलकम। सुरेंद्र जी बोल रहे हैं, थैंक्स, वेलकम सर। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहली बात कि आपको सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, जिस दिन हमारा लास्ट लेक्चर होगा और अब हमारा जो टॉपिक बच रहा है उसमें अपील रिवीजन हम लोग आज कवर कर लेंगे, और अपील रिवीजन के बाद आज अपना अगर हम लोग ई वे बिल भी कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद पेनाल्टी का चैप्टर बचेगा और 1-2 चैप्टर और बचेंगे। तो मतलब इन शॉर्ट 2 से 3 लेक्चर और मतलब बचे हुए हैं। तो जिस दिन लास्ट लेक्चर होगा उस दिन मैं आपको सारी डिटेल बताने वाला हूँ। मैं एक गूगल फॉर्म होगा, उस गूगल फॉर्म को मैं डिस्क्रिप्शन में लास्ट लेक्चर, जिस दिन हमारा लास्ट लेक्चर होगा उस दिन मैं एक लिंक गूगल फॉर्म का वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपको क्या करना है, उस फॉर्म को अपने सही नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, क्वालिफ़िकेशन, सारी चीज़ें उस फॉर्म में मुझे देनी है। सारी डिटेल मेरे पास आ जाएगी। तो जिस मेल आईडी से आपने मतलब जो ईमेल आईडी आपने फॉर्म में दी है, उस ईमेल आईडी पर एक एग्ज़ाम का लिंक हमारी टीम की तरफ से आपको दिया जाएगा। वो जो एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चंस होंगे, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, 50 क्वेश्चन होंगे उस पेपर में, और 50 क्वेश्चन में 20 नंबर
पासिंग मार्क के होंगे। 50 क्वेश्चन टोटल, उसमें से जो पासिंग है वो है 20। ठीक है, क्वेश्चन पेपर वो भी गूगल फॉर्म के थ्रू होगा। आप लोग गूगल फॉर्म के थ्रू एग्ज़ाम दोगे। मेरे पास आप लोगों का जो भी एग्ज़ाम का पेपर गूगल फॉर्म आप लोग जो सबमिट करेंगे वो मेरे पास आ जाएगा। तो आप लोग क्या करोगे, उन 50 क्वेश्चंस को अच्छे से, और फ्रेंड्स ये जो 50 क्वेश्चंस मैं आपको एग्ज़ाम में दूंगा ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो जीएसटी प्रैक्टिशनर के एग्ज़ाम में आ चुके हैं और जो अभी तक हमने अपनी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। जो कुछ भी हम अपनी क्लास में पढ़ चुके हैं वही आएगा पेपर में। तो 50 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से 20 नंबर वो पासिंग मार्क होगा। जिस भी पर्सन के 20 या 20 के अबव होंगे, मैं हर उस पर्सन को, जो लोग 20 से अबव 20 या 20 से अबव स्कोर करेंगे, सबको सर्टिफिकेट मिलेगा। सबको सर्टिफिकेट मिलेगा, और सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, 2 सर्टिफिकेट मिलेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, एक नहीं 2 सर्टिफिकेट। एक सर्टिफिकेट ईटीएस जीएसटी एकेडमी जो मेरा इंस्टीट्यूट है उसकी तरफ से मिलेगा कि आपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, मतलब वहाँ पे आपने क्लासेस की हैं। और जो मेरी फॉर्म है, ठीक है, मेरी जो टैक्सेशन फॉर्म है ईज टैक्स सॉल्यूशन, उसका एक सर्टिफिकेट अलग से दिया जाएगा। तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका एक तो ईटीएस जीएसटी एकेडमी का सर्टिफिकेट वो इस बात का प्रूव होगा कि आपने क्लासेस पढ़ी हैं, थ्योरी क्लासेस। और जो मेरी फॉर्म है टैक्सेशन फॉर्म ईटीएस जीएसटी ईज टैक्स सॉल्यूशन, उसका एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। वो होगा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। वो कहाँ पर काम आएगा, अगर आप कहीं जॉब में जाते हो तो देखिए थ्योरी नॉलेज कोई नहीं कंसीडर करता है। जब आप इंटरव्यू में जाओगे, थ्योरी की नॉलेज एग्ज़ाम तक रहती है, ख़त्म। जब आप इंटरव्यू में जाओगे किसी जॉब के लिए, वहाँ पर आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट वो आपसे मांगेगा। अंकित जैन का क्वेश्चन ये है कि सर क्वेश्चन के आंसर के लिए टाइम दे देना, क्योंकि लास्ट वीक से लेक्चर देखना स्टार्ट किया है। देखिए आप लोग जब जो अंकित जैन का क्वेश्चन है वो ये कह रहे हैं कि आप जो मतलब क्वेश्चन के बाद आंसर का टाइम दीजिएगा, क्योंकि अभी भी लेक्चर देखना स्टार्ट किया है। आप लोग तब तक गूगल फॉर्म को फिल करके मुझे मत भेजिए जब तक आप सारे लेक्चर नहीं देख लेते हैं। सारे लेक्चर देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, ठीक है। जब आपको लगे कि अब कॉन्फिडेंस आ गया है आपके अंदर, तब आप गूगल फॉर्म फिल करिए। उससे क्या होगा, जब आप गूगल फॉर्म भेजेंगे तब मेरे पास ईमेल आईडी आएगी और तब मैं आपको क्वेश्चन पेपर दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है अभी आपकी तैयारी नहीं हुई है तो आप गूगल फॉर्म को फिल मत करिए। आप फिल नहीं करोगे तो आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा। जब आपको लगे कि आपकी तैयारी हो गई है तब आप गूगल फॉर्म मतलब फिल करिएगा। मेरे पास आपकी डिटेल आएगी और मैं आपको क्या करूँगा, क्वेश्चन पेपर मेल कर दूँगा, ठीक है। तो मैं क्या बात कर रहा था, 2 सर्टिफिकेट मिलेंगे, एक थ्योरी क्लासेस का और एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का। ये दोनों ही जो सर्टिफिकेट है आपको जॉब में बहुत काम आने वाले हैं। तीसरा सर्टिफिकेट, 2 सर्टिफिकेट की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं तीसरे सर्टिफिकेट की। तीसरा सर्टिफिकेट उनके लिए है जो जीएसटी में अपना करियर एज अ लीगल प्रैक्टिशनर बनाना चाहते हैं, एज अ लीगल जीएसटी प्रैक्टिशनर। और ये जो सर्टिफिकेट है ये आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं जीएसटी के पोर्टल पे, जिसके लिए ये पूरा कोर्स चल रहा है। आपको सबको पता है कि गवर्नमेंट की तरफ से जीएसटी प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपके पास ऐसी पावर आ जाती है जो जीएसटी की फील्ड में पहले सीए या फिर एडवोकेट, इन दोनों के पास थी। लेकिन अगर आपके पास जीएसटी प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट होगा तो जीएसटी की फील्ड में आपके पास वही पावर होगी जो पावर अभी तक
सीए और एडवोकेट के पास थी। मतलब आप अपने क्लाइंट को, जो जीएसटी के कमिश्नर होते हैं, उनके सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसी के बारे में है अपना आज का लेक्चर भी, अपील एंड रिवीजन। अपील रिवीजन का मतलब ये होता है कि आपके क्लाइंट का या आपका कोई नोटिस आ गया, आपको कोर्ट में बुलाया गया। कोर्ट में एक मुजरिम होता है, एक जज होता है। मूवी में देखा है ना, मूवी में ऐसे ही चलता है ना कि एक जज होता है, एक मुजरिम होता है, वहाँ पर खून की सज़ा दी जाती है। सेम जीएसटी में भी होता है, लेकिन जीएसटी में खून की सज़ा नहीं दी जाती है। यहाँ पर अगर आपने जीएसटी के प्रोविज़न्स को कंप्लाई नहीं किया, जैसे आपको रिटर्न फाइल करना था, आपने रिटर्न फाइल ही नहीं किया, आपको रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए था, आपने रजिस्ट्रेशन लिया ही नहीं, या और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ है, इसके लिए आपको नोटिस आ सकता है। और वो नोटिस आने के बाद आपका जो क्लाइंट है वो खुद नहीं जाएगा डिपार्टमेंट के पास, वो किसी एडवोकेट या सीए को हायर करता। लेकिन अगर आपके पास है जीएसटी प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट, तो वो आपको भी हायर कर सकता है। यही है जीएसटी प्रैक्टिशनर की पावर, और यही है अर्निंग अपॉर्चुनिटी। हमने अभी तक अर्निंग कैसे देखी है? आप जीएसटी प्रैक्टिशनर बन गए, आपने किया रजिस्ट्रेशन, उसका आपने पैसा चार्ज किया। उसके बाद एक बार अगर आपने किसी क्लाइंट का रजिस्ट्रेशन कर लिया, फिर ऐसा नहीं है कि वो चला गया। अब उस जो भी आपका क्लाइंट होगा उसको हर मंथ फाइल करना है रिटर्न। मतलब एक रिकरिंग नेचर की इनकम आपको मिल गई। एक क्लाइंट का मतलब ये है कि आपको हर महीने कुछ ना कुछ इनकम होती रहेगी। ये बहुत बड़ी अर्निंग अपॉर्चुनिटी है जीएसटी को सीखने के बाद। ठीक है, एक मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि उनको कुछ लोगों ने बोला है कि यार एडवोकेट या सीए अगर आप हैं तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वरना बहुत दिक्कत हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स, आप कुछ अच्छा करने जा रहे हो ना, रोकने वाले 100 मिलेंगे आपको, सही गाइड करने वाला कोई नहीं मिलेगा। कोई आपको ये नहीं कहेगा ये कर लो, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, या इसमें बहुत अच्छा इनकम है। नहीं, अगर आप कुछ अच्छा काम करने जा रहे हो ना, पीछे से खींचने वाले 100 मिल जाते हैं आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज आप जीएसटी प्रैक्टिशनर बन गए और पैसा बरसने लगेगा। आई एम नॉट सेइंग इट। ऐसा नहीं है आज आपने अपनी फॉर्म ओपन करी और कल से पैसा बरसने लगा आपके ऊपर। हाँ, ऐसा नहीं है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जब मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी मेरे पास 0 क्लाइंट्स थे। जब 0 क्लाइंट्स थे मेरे पास, उस समय मैंने कैसे क्लाइंट बनाया मैं आपको बताऊं। मतलब मई जून की गर्मियों में मैं और जो मेरे पार्टनर थे, हम लोग गांव-गांव जाते थे। और आप यकीन करिए, एक दुकान में जाके लिटरली ये बोला है कि डैड आई एम अ जीएसटी प्रैक्टिशनर, आप जीएसटी का काम मुझसे करवा सकते हैं। ये रहा मेरा कार्ड, ये रहा मेरी फर्म का एड्रेस, ये है मेरी फर्म का मोबाइल नंबर। सुबह मैं निकलता था, सुबह 11 बजे निकलता था, शाम को मैं घर पहुंचता था 7-8 बजे। एक दिन में 50-50 शॉप पे मैं खुद चल के जाता था क्लाइंट्स बनाने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आज अगर आप जीएसटी प्रैक्टिशनर बन जाओगे तो कल से पैसा बरसने लगेगा। नो, स्ट्रगल करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। देन जस्ट टेल मी, कौन सा ऐसा करियर है, कौन सा ऐसी जॉब है या ऐसी तैयारी है, प्रिपरेशन है, जहाँ पर आपको बिना स्ट्रगल किए सक्सेस मिल जाती है। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ आप अगर किसी फील्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आप करते रहिए, साइड में जीएसटी प्रैक्टिशनर का काम भी करते रहिए। लोग तो लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं और डूब जाता है पैसा। ये एक ऐसी फील्ड है यहाँ पर ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। आपको क्या करना है, बस एक लैपटॉप, एक सिस्टम, ऑफिस नहीं है, घर से ही बस आपको क्या करना है, विजिटिंग कार्ड अपना छपवाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपके साथ हूँ आपको गाइड करने के लिए।
एंड फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, मैं किसी एक इंडिविजुअल से बात नहीं कर रहा हूँ कि आपकी प्रैक्टिस चलने लगेगी। मैं चाहता हूँ आप और हम दोनों मिल के एक नेटवर्क को ग्रो करते हैं, ठीक है। एक नेटवर्क ग्रो करते हैं और साथ में मिलकर एक प्रैक्टिस को ग्रो करते हैं, ठीक है। एक मैं हूँ आप लोगों को गाइड करने के लिए, और आपका एफर्ट है, ठीक है। आपका एफर्ट है, आप मेहनत कर रहे हो, मैं यहाँ से मेहनत कर रहा हूँ। यस यस, बिल्कुल अंकित जैन कह रहे हैं, यस सर। यही मैं कह रहा हूँ सर कि नेगेटिव बात करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन कोई आपको गाइड कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, तो ऐसे लोग बहुत कम है। पैर खींचने वाले ज़्यादा लोग मिलेंगे। तो मैं कह रहा हूँ, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट करके आप साइड में एक नया करियर ऑप्शन के बारे में सोच सकते हैं। आजकल तो अपने आप को ग्रो करने की कितनी चीज़ें अवेलेबल हैं, अगर आप देखें तो क्या क्या चीज़ें आज के टाइम में अवेलेबल है। आप क्या कर सकते हैं, आप फेसबुक पर एक पेज बना लीजिए। आपने अपनी जो लीगल फर्म है, आपकी जो लीगल फर्म है, आपने उसका नाम कर लिया। आपने उसका नाम क्या लिखा कि ABC टैक्स कंसल्टेंट। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। आप उसका विजिटिंग कार्ड छपवा लीजिए। विजिटिंग कार्ड छप गया। अब आपको क्या करना है, फेसबुक पर एक पेज बनाइए और उस पर अपनी फर्म को प्रमोट करना स्टार्ट कीजिए। इंस्टाग्राम, अरे यार, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर दूसरों की फ़ोटो देखने से अच्छा है, दूसरों की फ़ोटोज़ लाइक करने से अच्छा है कि अपना पेज बना के अपनी नॉलेज और अपना करियर बनाया जाए। क्यों ना फेसबुक और इंस्टाग्राम को हम यूज़ करें एज अ टूल, और लोग कर रहे हैं। उसी तरह जस्ट डायल क्या है, छोटा सा इन्वेस्टमेंट होता है जस्ट डायल का, वहाँ से भी आपको मिल सकते हैं क्लाइंट्स। इन शॉर्ट, प्रैक्टिस ग्रो करने के बहुत तरीके हैं। एंड फ्रेंड्स, जैसे हमारी जो फर्म है वो दिल्ली और लखनऊ में बेस्ड है, ठीक है। लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं एक जगह बैठ के ऑल ओवर इंडिया के क्लाइंट्स को देख पाऊँ। अगर आप अपने शहर में या अपनी सिटी में अपनी फर्म ओपन कर रहे हैं, हम लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, तो अगर मेरा जो काम अगर आपके शहर का है, तो वो मैं क्या कर सकता हूँ, उस क्लाइंट्स को मैं सीधे आपके पास भेज दूंगा कि वहाँ पर मेरे एक जो हैं फ्रेंड्स हैं, उनका ऑफिस है, तो आप वो काम कर सकते हैं। तो आपको मेरे थ्रू भी लीड्स मिलेगी, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं एक जगह बैठ के सारे क्लाइंट्स को टैकल कर सकूँ या उनको सर्विस दे सकूँ। तो आपको क्या, आप अगर जैसे आप हैं किसी दूसरे शहर में, मेरा कोई क्लाइंट उस शहर का है, तो मैं क्या करूँगा, आपके पास भेज दूँगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ इस तरीके से हम लोग एक नेटवर्क डेवलप करें, ताकि आप भी ग्रो करें, मैं भी ग्रो करूँ, हम सब ग्रो करें, ठीक है। तो ये एक नया करियर ऑप्शन है जीएसटी प्रैक्टिशनर का। तो हम लोग एज ए जीएसटी प्रैक्टिशनर रजिस्टर्ड हो जाएंगे। कैसे रजिस्टर करना है वो सब मैं आपको करके बताऊँगा, फिर आप खुद भी कर सकते हैं। एंड अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं सप्लाई का कॉन्सेप्ट, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई। आप लोगों के मन में किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ लीजिए, किसी भी टॉपिक, प्लीज़। कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में ना आया हो तो प्लीज़ अभी उसके बाद हम लोग आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा चैप्टर है अपील रिवीजन का, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। अंकित जैन पूछ रहे हैं कि कोई ट्रेडर है, लिमिट 40 और 20 लाख क्रॉस कर लिया, तो 30 दिन के अंदर अंदर उसको करना होता है रजिस्ट्रेशन। तो जब तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं आता है, क्या वो जीएसटी चार्ज कर सकता है? तो हाँ, उसको जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। एंड जब उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, जीएसटी नंबर जब उसके पास आ जाएगा, तो वो क्या करेगा, इनवॉइस में अपडेट कर देगा। जैसे ही 40 लाख क्रॉस कर जाएगा, उसके बाद अगर आपने 1 रुपये की भी सेल करी है तो आपको उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करना है, जीएसटी पे करना है। और जो सजेस्टेबल ये होता है, सजेशन ये दिया जाता है कि 40 लाख क्रॉस हो गया है, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दीजिए और तब तक कोई सेल मत करिए। और अगर इन केस इमरजेंसी में सेल करनी पड़ रही है तो आपको जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा।
और किसी के मन में कोई भी चैप्टर जो आप पढ़ चुके हैं आपको लग रहा है अच्छे से समझ में नहीं आया है, चाहे वो सप्लाई का हो, आईटीसी हो, टीडीएस हो, बेसिक कॉन्सेप्ट हो, रजिस्ट्रेशन का हो, रिटर्न का हो, कोई डाउट आपके मन में है तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिए, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, मैं बहुत ज़्यादा लंबे वीडियोस भी नहीं बना सकता, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि कम टाइम में आपको मैं ज़्यादा नॉलेज दे सकूँ। मुझे पता है आपके अपने भी काम होते हैं, कोई जॉब में है, कोई तैयारी कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं शॉर्टर वीडियो बनाऊँ ताकि और उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। तो प्लीज़ अगर कोई डाउट है तो प्लीज़। अंकित जैन पूछ रहे हैं क्या इनवॉइस अमेंड करना पड़ेगा? अमेंड नहीं करना पड़ेगा, बस आप अपडेट कर सकते हैं। अगर आपने किसी को इनवॉइस भेजा है तो आप प्रोविजनल इनवॉइस इशू कर सकते हैं, प्रोविजनल, ठीक है। और जब जीएसटी नंबर आ जाएगा फिर आप उसको फाइल कर लेंगे। किसी के मन में कोई डाउट तो क्या मैं आज का चैप्टर स्टार्ट करूं, अपील रिवीजन विद योर परमिशन? अगर आपकी परमिशन हो तो आज का चैप्टर स्टार्ट करें अपील रिवीजन का। मेरी आवाज़ सबको पहुंच रही है? भक्ति जी पूछ रही हैं क्लाइंट को कैसे कन्विंस करना है। आप उनको बता सकते हैं, जब हम लोग रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें एक रिसिप्ट जनरेट होती है ARN नंबर की, तो उस ARN नंबर को आप दिखा सकते हैं क्लाइंट को। आप कह सकते हैं देखिए मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, मीनवाइल ये रही आपकी इनवॉइस, इसमें है जीएसटी। जैसे ही मेरा जीएसटी आ जाएगा मैं आपका जो जीएसटी नंबर है उसको मैं अपडेट करके और मैं रिटर्न फाइल करूँगा, क्योंकि रिटर्न तो आप तभी फाइल कर पाएंगे कब, जब आपका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। तो जब आप अपना पहला रिटर्न फाइल करेंगे तो जितनी भी आपने इनवॉइस इशू करी है उन सबको अपडेट करते हुए तब आप उसको फाइल करेंगे। तो आप क्लाइंट को वो ARN नंबर दिखा सकते हैं कि हमने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है। हाँ बिल्कुल, ये जो क्लास चल रही है इसकी रिकॉर्डिंग भी मतलब यूट्यूब पे रहेगी। तो अपील और रिवीजन का चैप्टर स्टार्ट करें, आप लोगों की परमिशन है। आसिफ खान जी पूछ रहे हैं कंसीडरेशन क्या होता है? कंसीडरेशन का सिंपल सा मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न। मैंने आपको सर्विस दी, मैंने आपको गुड्स दिया, बदले में चाहे मुझे पैसा मिले, मनी मिले, या मुझे चेक मिले, या बदले में कोई चीज़ मिले, इन काइंड में मैंने आपका मैंने ITR फाइल किया, आपने मुझे क्या दे दिया, वॉच दे दी, घड़ी दे दी, क्या हो गया, कंसीडरेशन मिल गया। तो कंसीडरेशन का मतलब समथिंग इन रिटर्न। आप जो काम कर रहे हैं उसके बदले में आपको कैश मिले, या फिर कैश के बदले में कोई सामान, कोई गुड्स इन काइंड में कुछ मिले, दोनों ही केस में कंसीडरेशन माना जाएगा। और जब कंसीडरेशन हो जाता है तो फिर वो जीएसटी में, मतलब उसको हम सप्लाई मानते हैं, और जब सप्लाई मानते हैं तो फिर जीएसटी लग जाता है। आसिफ जी क्लियर हो गया कंसीडरेशन? तो जितिन जी आप आप कह रहे हो कि एसेट बेच रहे हैं, तो ये ओल्ड एसेट है कि न्यू एसेट है? अगर ये ओल्ड एसेट है तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट अलग है, और अगर न्यू एसेट है तो वहाँ पर इफेक्ट उसका अलग रहेगा। अगर ओल्ड एसेट है तो सेल माइनस परचेज वैल्यू, जितना भी नेट आएगा उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा, और अगर न्यू है तो फिर जितनी सेल वैल्यू है उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। अच्छा, ओल्ड एसेट है तो जितने में आप बेच रहे हैं ना, जितने भी आपने सेल करी है, सेल कर रहे हो आप जितने में, और जितना आपका बाइंग प्राइस है उसको आप क्या कर लोगे, मतलब लेस कर लोगे, और उस जो नेट वैल्यू आएगी उसके ऊपर आपको जीएसटी चार्ज करना है।
नहीं नहीं नहीं, भक्ति जी कह रहे हैं कि एआरएन दे देंगे, क्या वो आईटीसी क्लेम कर सकता है? आईटीसी तब तक वो क्लेम नहीं कर पाएगा जब तक आपके पास जीएसटी नहीं आ जाएगा और आप उस जीएसटी का GSTR-1 फाइल नहीं कर देंगे, वो आईटीसी नहीं क्लेम कर पाएगा। वो आईटीसी तब उस मंथ में क्लेम कर पाएगा जिस मंथ का आप GSTR-1 फाइल करेंगे। एआरएन के बेस पे आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जितेंद्र सैनी जी, अगर ओल्ड एसेट है तो जितने में आप सेल कर रहे हो, जितना आपका परचेज की वैल्यू थी, सेल में से परचेज माइनस कर दीजिए। अगर जो अमाउंट है वो पॉजिटिव है तो जीएसटी लग जाएगा, अगर नेगेटिव है तो कुछ नहीं करना है। मतलब अगर आप लॉस में बेच रहे हैं, लॉस में, तो कोई जीएसटी की बात नहीं होगी। ठीक है, और कोई डाउट आप पूछ सकते हैं। जब आप अपने डाउट पूछते हैं तो मुझे अच्छा लगता है जब मैं उनका आंसर दे पाता हूँ, बिकॉज मेरा मोटिव ही यही है कि अगर आप में से 2-4 लोगों के करियर में अगर मैं थोड़ी सी भी हेल्प कर सकूं तो मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं इस फील्ड में हूं और जब बाकी फील्ड का मुझे नहीं पता, लेकिन जब मेरी फील्ड में कोई आता है और काम करता है और सक्सेसफुल होता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि चलो कोई। और आज के टाइम में जब कोरोना वगैरह चल रहा है, जॉब की प्रॉब्लम चल रही है और लोग, मतलब मेरे पास कॉल आता है कि सर क्या करें, बिजनेस ठप पड़ा हुआ है, तो एक नया करियर ऑप्शन है। तो जब भी कोई इस फील्ड में आता है और अच्छा करता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इसीलिए मैंने ये कोर्स ओपन किया, क्योंकि मुझे लगा कहीं ना कहीं जो हमारी एज के लोग हैं बहुत परेशान हैं कि जॉब नहीं है। कितने क्लाइंट्स का फ़ोन मेरे पास आता है। और यस जैन जी पूछ रहे हैं सर आपके पास कितने क्लाइंट हैं? सर पूरा सीधे आपने तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया, कितने क्लाइंट हैं। बस सर अच्छे क्लाइंट्स हैं, खर्चा चल जा रहा है घर का, है ना। मतलब मैं 6-7 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो अब अंदाज़ा लगा दीजिए कितने क्लाइंट्स होंगे। ठीक ठाक, बस खर्चा चल जा रहा है। ठीक है, डायरेक्टली बहुत इनडायरेक्टली बहुत डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया आपने। ठीक है, तो मेरे पास कॉल आते हैं कि सर कोई नया बिजनेस बता दीजिए, पुराना बिजनेस ठप पड़ गया, जॉब से निकाल दिए गए हैं। तो इन सब के बीच में मुझे लगा क्यों ना मैं जो सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, अगर 100 लोग देख रहे हैं, आप देखो मेरे वीडियोस पर कोई ऐसा नहीं है कि बहुत व्यूज़ आ रहे हों, 100, 200, 300 व्यूज़ आते हैं। ठीक है, तो लेकिन मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि 100, 200 व्यूज़ आ रहे हैं कि 1 लाख व्यूज़ आ रहा है। नहीं, मुझे फ़र्क इससे पड़ रहा है कि, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपको जीएसटी एकदम बेस्ट पढ़ा रहा हूँ, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है मुझसे भी अच्छे लोग पढ़ा रहे हों जीएसटी, लेकिन मेरा मोटिव क्या है कि मैं आप लोगों के सामने एक करियर ऑप्शन जो बन सकता है वो मैं आपके सामने रख सकूं, कि आप में से कुछ लोग इस बारे में सोचें कि हाँ यार ये भी एक करियर ऑप्शन है, इसमें भी हम लोग कुछ कर सकते हैं। बस करना ना करना, सक्सेस होना, फेलियर, ये सब डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस के ऊपर। मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे सकूँ, एक करियर ऑप्शन रख सकूं, ताकि आप सोच सको कि हाँ चलो इसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। ये है मेरा मोटिव बस। सो फ्रेंड्स, चलें आज के टॉपिक की तरफ, अपील रिवीजन स्टार्ट करें, या और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बताइए, स्टार्ट करें अपील और रिवीजन चैप्टर स्टार्ट करें आज का।
मुझे आप कमेंट सेक्शन में फटाफट एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, जितेंद्र जी पूछ रहे हैं गोडाउन से फैक्ट्री तक अगर गुड्स बाई ट्रॉली लाया जाता है तो क्या आरसीएम लगेगा? नहीं, इस पर आरसीएम नहीं लगेगा। अभी हम आरसीएम का चैप्टर अलग से पढ़ेंगे, किन किन चीज़ों पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो रहा है। तो रिवर्स चार्ज के जो चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी जितेंद्र जी मैं आपको बताऊँ, इस पर जीएसटी आरसीएम इस पर नहीं लगेगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग।
अब आवाज़ आ रही है मेरी सभी लोगों को? क्या हो गया? अब आवाज़ आ रही है? अब आवाज़ आ रही है? ओके। तो अब सभी लोगों को एक बार प्लीज़ समझा दीजिए, सब लोग मुझे बता दीजिए कि अब आवाज़ आ रही है तो हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। कुछ नेटवर्क इशू था शायद, इस वजह से आवाज़ ना आ रही हो। सो देखिए, अपील एंड रिवीजन, ठीक है। हम लोगों ने मूवीज़ देखी हुई हैं। सनी देओल पाजी का वो डायलॉग याद है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, है ना, तारीख मिलती है इंसाफ नहीं मिलता है। कुछ ऐसा ही सीन हमारे जीएसटी में भी होता है। लेकिन जो नॉर्मल कोर्ट होती है वहाँ पर कौन से केस जाते हैं? किसी ने किसी की ज़मीन ले ली, मर्डर हो गया, चोरी, इस तरीके की चीज़ें जाती हैं। जीएसटी की कोर्ट में ये सारी केसेस नहीं जाते हैं। वहाँ पर कौन पे किया, ने पे किया 50,000। इन शॉर्ट, डिपार्टमेंट को जब जब ये लगेगा कि आपने जीएसटी में कुछ तो हेरा फेरी करी है, वो आपको भेज सकता है नोटिस। और जब जब आपके पास आएगा नोटिस, तब तक क्लाइंट के पसीने छूट जाते हैं और वो भागता है जीएसटी प्रैक्टिशनर के पास कि मेरा आ गया है नोटिस। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अपील करते कैसे हैं और जो अपील की अथॉरिटी होती हैं वो किस ऑर्डर में होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले नंबर आता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का, ठीक है। ये है जीएसटी में सबसे निचली या सबसे लोअर लेवल ऑफ कोर्ट आप बोल सकते हैं, लोअर लेवल ऑफ ऑफिसर भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ये होते हैं सबसे लोअर लेवल। यहाँ पर आपका केस चल रहा है और आप केस हार गए, आपको इंसाफ नहीं मिला, तो आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में कहाँ अपील कर सकते हैं? अपीलेट अथॉरिटी के पास। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से ऊपर होता है अपीलेट अथॉरिटी। और अगर आपको अपीलेट अथॉरिटी से भी इंसाफ नहीं मिला, फिर आप कहाँ जा सकते हैं? अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। और अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल से भी आपको इंसाफ नहीं मिला, फिर आप कहाँ जाओगे? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो ये है जीएसटी में अपील करने का ऑर्डर कि कहाँ पर अगर आप केस हार गए, या फिर डिपार्टमेंट, ऐसा नहीं है कि हर बार आप ही केस मतलब हार जाएंगे। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि डिपार्टमेंट, जो जीएसटी का डिपार्टमेंट है, वो केस हार गया, इससे भी इंसाफ, ठीक है। तो जितेंद्र सैनी जी, क्या हुआ, आवाज़ नहीं आ रही है? तो ऐसा नहीं है कि हर बार आप ही केस हारोगे। कई बार जो जीएसटी के कमिश्नर हैं, फिर आवाज़ नहीं आ रही है, क्या हो रहा है, आवाज़ क्यों नहीं आ रही है?
मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, फिर से चली गई है क्या? ऐसा नहीं कि हर बार आप ही केस हारोगे, कई बार जो जीएसटी के कमिश्नर हैं। एम आई ऑडिबल? तो ठीक है, ये है हमारे जीएसटी के आप कह सकते हो अपील करने के ऑर्डर। आप या फिर चाहे डिपार्टमेंट कोई भी अगर केस हारेगा, सबसे पहले एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, यहाँ से केस हार गए अपीलेट अथॉरिटी, वहाँ से केस हार गए तो अपीलेट ट्रिब्यूनल, और अगर यहाँ भी केस डिसाइड आपके फेवर में नहीं हुआ तो आप इसके ऑर्डर के अगेंस्ट में जा सकते हैं हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। वो जो था वो कोर्ट का लेवल था, मतलब लोअर लेवल, फिर उससे अपर लेवल, फिर उससे अपर लेवल, वो था कोर्ट का मतलब लेवल के हिसाब से। यहाँ पर हम बात करेंगे कमिश्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सबसे बड़ा कमिश्नर कौन होता है, फिर उससे छोटा, उससे छोटा और उससे छोटा। तो जीएसटी में जो सुप्रीम अथॉरिटी होती है वो कौन होते हैं? प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, ये होता है हायर अथॉरिटी। जीएसटी में जो सबसे हायर अथॉरिटी होता है वो होता है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर। उसके नीचे आता है चीफ कमिश्नर, उसके नीचे आते हैं जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, और वे सबसे नीचे आते हैं असिस्टेंट एंड डिप्टी कमिश्नर। तो ये है जीएसटी का हिरारिकी कि सबसे ऊपर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, फिर चीफ कमिश्नर, फिर जॉइंट एंड एडिशनल कमिश्नर, फिर असिस्टेंट एंड डिप्टी कमिश्नर। तो ये है जीएसटी में कमिश्नर के हिरारिकी। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहला हमने देखा था एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अगर आप सबसे पहला केस हार गए, आपको इंसाफ नहीं मिला, आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल ईमानदार हैं, फिर भी आपके ऊपर पेनाल्टी लग रही है, तो आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में, अभी हमने देखा कि आप कहाँ जा सकते हैं? अपीलेट अथॉरिटी के पास जा सकते हैं। तो अगर आप नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप विद इन 3 मंथ फ्रॉम कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर जा सकते हैं। कहाँ पर? अपीलेट अथॉरिटी के पास। और जब आप अपील करेंगे अपीलेट अथॉरिटी में, तो जो फॉर्म फाइल करना पड़ेगा आपको वो क्या है? GST APL 01। ठीक है, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर आया, आप उससे खुश नहीं हैं, आप करना चाहते हैं आगे अपील, तो आपके पास टाइम है 3 महीने का। 3 मंथ्स टाइम यू हैव। आपको 3 महीने के अंदर अंदर अपील कर देना है। ठीक है, ये हो गया अपील बाय SSC। अब देख लेते हैं अपील बाय कमिश्नर। मैंने कहा था ना कि आप ज़रूरी नहीं कि हर बार SSC केस हारे, कमिश्नर भी केस हार जाते हैं। तो कमिश्नर के पास भी ये ऑप्शन होता है कि वो चाहें तो अपील कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? ऑन हिज ओन। चाहे तो वो खुद से चाहे तो अपील कर सकते हैं, या फिर ऑन रिक्वेस्ट ऑफ SGST CGST कमिश्नर। CGST SGST कमिश्नर अगर रिक्वेस्ट करे तब भी वो लोग अपील कर सकते हैं। और उनके लिए टाइम लिमिट कितनी है? जब SSC की बात आई तो वहाँ पर दिया, पॉज द वीडियो। संजय जी आप पॉज द वीडियो कह रहे हैं, क्या मतलब? आवाज़ नहीं आ रही है। तो जब जब SSC को टाइम लिमिट देने की बात आई तो वहाँ पे कहा गया कि आपको 3 महीने के अंदर अंदर अपील करना है, लेकिन कमिश्नर के पास जस्ट डबल टाइम है कि 6 महीना। आप विद इन 6 मंथ फ्रॉम कम्युनिकेशन, वहाँ से 6 महीने के अंदर अंदर कमिश्नर अपील कर सकता है। और अगर 6 महीना भी निकल गया तो उनके पास 1 मंथ एक्स्ट्रा होता है। मतलब कोई ऐसी कंडीशन आ गई कि वो बीमार पड़ गया, या घर में कुछ हो गया, या कुछ ऐसा अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस आ गए, तो उस केस में 1 महीना एक्स्ट्रा मिल जाएगा। मतलब जब SSC की बात आई तो वहाँ पे सिर्फ 3 महीना, और कमिश्नर की बात आई तो 6 महीना प्लस 1 महीना। ठीक है, अच्छा, कमिश्नर जब अपील करेंगे तो वो कौन सा फॉर्म फाइल होगा? GST APL 03। ये है अपील बाय कमिश्नर। ठीक है, आगे चलें।
अब देखिए, अपीलेट अथॉरिटी के पास आप गए, विद इन 3 मंथ्स गए, वहाँ पर आपने केस लड़ा और वहाँ से भी आप क्या हुआ, आप केस हार गए। अब ये बहुत बड़ी दिक्कत हो गई कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से भी हार गए, अपीलेट अथॉरिटी से भी हार गए। अब आप कहाँ जाएंगे, अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। और अपीलेट ट्रिब्यूनल में भी अगर आप अपील फाइल करना चाहते हैं तो फिर आपके पास हैं 3 मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। और उसके बाद अगर आप 3 महीने में भी नहीं कर पाए तो फिर आपको 3 महीना एक्स्ट्रा मिल जाएगा, 3 + 3, यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर आप अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील कर सकते हैं। और यहाँ पे कौन सा फॉर्म जाएगा, GST APL 05। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में हम गए अपीलेट अथॉरिटी के पास, वहाँ पर टाइम था 3 महीना। अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में हम जाएंगे अपीलेट ट्रिब्यूनल में। अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाने का क्या टाइम लिमिट है, 3 मंथ्स + 3 मंथ्स, यानी कि 6 मंथ। और ये जो टाइम लिमिट है ये दोनों के लिए है, SEC के लिए भी और कमिश्नर के लिए भी, डिपार्टमेंट के लिए भी। ठीक है, आगे चलें। लेकिन ऐसा नहीं है कोई भी मुंह उठा के अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं है। अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाने के लिए कुछ प्री कंडीशन है, अगर आप उसको सेटिस्फाई करेंगे तो ही आपका केस अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाएगा, वरना आपका केस जो है वो अपीलेट ट्रिब्यूनल में नहीं जाएगा। तो वो कंडीशन क्या है, देखिए, आपको कुछ पैसा पहले जमा करवाना पड़ेगा। जब आप वो पैसा जमा करवा देंगे उसके बाद आपका केस अपीलेट ट्रिब्यूनल एक्सेप्ट करेगी। तो वो कंडीशन क्या है, पहले तो आपको अमाउंट ऑफ टैक्स, वो अमाउंट टैक्स, पेनाल्टी, इंटरेस्ट जिसमें आप भी एग्री कर रहे हो और डिपार्टमेंट भी एग्री कर रहा है। जैसे आपके ऊपर 1 लाख रुपए का नोटिस आ गया पेनाल्टी का, आपने कहा ठीक है मैंने गलती तो करी है लेकिन 1 लाख की पेनाल्टी बहुत ज़्यादा है, मेरे हिसाब से मेरे ऊपर 50,000 रुपये की पेनाल्टी लगनी चाहिए। ठीक है, तो 1 लाख रुपए का नोटिस आया था, आपने कहा कि मेरे ऊपर 50,000 तक की पेनाल्टी तो ठीक है, इसके ऊपर मैं 1 रुपये नहीं दूंगा। आपने कहा अब मैं जाऊंगा अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, तो ट्रिब्यूनल क्या कहेगी कि देखिए 1 लाख का नोटिस था, 50,000 के लिए आप एग्री कर रहे हैं, तो जितना आप एग्री कर रहे हैं वो तो जमा करवाइए, उसको किनारे रखिए। कम से कम जिसमें आप भी एग्री हैं और डिपार्टमेंट भी एग्री है, कम से कम वो तो जमा करवाओ। तो अमाउंट ऑफ टैक्स, पेनाल्टी, इंटरेस्ट में पहले वो अमाउंट जमा करवाना पड़ेगा, डिपॉजिट करवाना पड़ेगा अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। प्लस अब जो बाकी का 50,000 है उसका 20%, यानी कि जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है जिसमें झगड़ा चल रहा है, तो झगड़े वाले अमाउंट का 20% भी आपको जमा करवाना पड़ेगा। यानी कि अमाउंट ऑफ टैक्स जिसमें आप भी एग्री कर रहे हो, डिपार्टमेंट भी एग्री कर रहा है, वो भी जमा करवाइए, और जिसमें आप एग्री नहीं कर रहे हो उसका 20%। ये जब आप जमा करवा दोगे उसके बाद ही आपका केस अपीलेट ट्रिब्यूनल में एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर ये कंडीशन ना हो तो कोई भी मुंह उठा के अपीलेट ट्रिब्यूनल चला जाएगा और केस फाइल करेगा, और ट्रिब्यूनल क्या करेगी, हर छोटा मोटा केस देखेगी। तो जो अपीलेट ट्रिब्यूनल होती है GST की, वो छोटे मोटे केस देखने के लिए नहीं बनी होती है, वो सिर्फ बड़े बड़े केसेस देखती है। तो इसीलिए ये कंडीशन लगाई गई कि पहले पैसा जमा करो तब आओ ट्रिब्यूनल। ठीक है, हमने देखा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, उसके ऑर्डर के अगेंस्ट में विद इन 3 मंथ अपीलेट अथॉरिटी, वहाँ से भी केस हार गए तो वहाँ से 3 महीने अपीलेट ट्रिब्यूनल में। और अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल में भी आप केस हार गए तो फिर क्या होगा, फिर आप जाओगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, और अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से भी हार गए तो फिर तो भैया आपको पेनाल्टी पे करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, जनरली जो रूल होता है वो क्या होता है, पहले हम लोग जाएंगे हाई कोर्ट में और फिर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, यही तो होता है। कोई भी केस हाई कोर्ट में पहले जाता है, अगर वहाँ से भी हार जाओगे तब जाता है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन एक ऐसा केस है
जहां पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अब आप बताइए, ये जो केस है वो है प्लेस ऑफ सप्लाई का। ये प्लेस ऑफ सप्लाई के रूल में आखिर ऐसा क्या खास है कि बिना हाई कोर्ट जाए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? तो ख़ास ये है कि प्लेस ऑफ सप्लाई से क्या डिसाइड होता है। हमने प्लेस ऑफ सप्लाई के चैप्टर में देखा था कि प्लेस ऑफ सप्लाई से हम ये देखते हैं कि इंट्रा स्टेट है कि इंटर स्टेट है, और अगर इंट्रा स्टेट होती है तो CGST SGST लगता है, और अगर इंटर स्टेट होती है तो IGST लगता है। ठीक है सर, लेकिन इसमें इतनी बड़ी बात क्या है कि हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? देखिए, CGST SGST जब लगता है और जब हम CGST SGST पे करते हैं तो SGST का पैसा जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास और सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन जब हम IGST पे करते हैं तो पहले पूरा IGST जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और फिर वहाँ से सेंट्रल स्टेट का शेयर रिलीज़ करती है। अब देखिए, अगर CGST और IGST की लड़ाई होगी तो कहीं ना कहीं ये दो सरकारों के रेवेन्यू को इफ़ेक्ट करेगी। ऐसा ना हो कि दो सरकारें आपस में लड़ाई करना शुरू कर दें। तो इसीलिए लॉ में सरकार आपस में ना लड़ने लगे, दो स्टेट्स की या सेंट्रल या स्टेट, उन चीज़ों से बचने के लिए ऑप्शन है कि अगर इतना बड़ा मैटर है कि प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड नहीं हो पा रहा है तो आप सीधे कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैटर किस चीज़ का है? रेवेन्यू ऑफ स्टेट्स। CGST SGST IGST, इससे क्या होता है? स्टेट्स के रेवेन्यू तय होते हैं। अब आप ये सोचोगे कि जब IGST जाता है तो सेंट्रल तो पैसा दे ही देता है ना स्टेट को, तो लड़ाई किस बात की? कुछ दिन का गैप होता है, तुरंत पैसा रिलीज़ नहीं करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना। आप सोचो, हज़ारों करोड़ों रुपए एक महीने में सरकार उससे अरबों रुपए अर्न कर सकती है। तो सरकार, जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, उनका रेवेन्यू का बहुत बड़ा लॉस हो सकता है अगर उनको उनका जो शेयर है वो देर से मिले। इसीलिए अगर प्लेस ऑफ सप्लाई का डिस्प्यूट है तो आप सीधे कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। यही रीज़न है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और बाकी किसी भी केस में अगर आप अपीलेट ट्रिब्यूनल से हार गए तो फिर आप कहाँ अपील करेंगे? हाई कोर्ट में अपील करेंगे। और कितने दिनों में अपील करेंगे? 180 डेज़ के अंदर अपील करेंगे। APL 08 एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में आपका केस गया, आप हार गए, वहाँ से आप आ रहे हो अपीलेट अथॉरिटी के पास, अपीलेट अथॉरिटी से केस हार गए, अपीलेट ट्रिब्यूनल से भी केस हार जाओगे, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये है अपील एंड रिवीजन का पूरा फंडा। कोई चीज़ समझ में ना आई हो, कोई डेडलाइन, अब यहाँ पर देखिए कोई रूल नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको रटनी पड़ेंगी, याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो अपील रिवीजन में हमने देखा कौन कौन सी हमारी अथॉरिटीज़ हैं, कौन कौन से हमारे कमिश्नर हैं। सिर्फ जब आप अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील करेंगे उससे पहले आपको कुछ पैसा जमा करना पड़ता है, कुछ पैसा डिपॉजिट करना पड़ता है, तभी आप अपीलेट ट्रिब्यूनल में केस एक्सेप्ट आप। तो अगर आपको अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाना है तो आपको पहले पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा, और अगर आप पैसा डिपॉजिट नहीं करेंगे तो आपका केस अपीलेट ट्रिब्यूनल में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सिंपल। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में आई थिंक थोड़ा बहुत आवाज़ का इशू हो रहा था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरी की पूरी क्लासेस रिकॉर्डिंग होके मेरे चैनल पर रहेगी, आप जब चाहो तब देख सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक थोड़ा सा आवाज़ का भी इशू चल रहा है, तो ईवे बिल का मैं क्या करूँगा, सेपरेट रिकॉर्डिंग करवा के कल या परसों मैं ईवे बिल को अपलोड कर देता हूँ सीधे चैनल पर, बिकॉज मुझे लग रहा है थोड़ा सा आवाज़ का इशू हो रहा है आप लोगों को। तो ईवे बिल को सीधे मैं रिकॉर्ड करके डलवा दूंगा। आज हम लोगों ने अपील रिवीजन पढ़ लिया है। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूज़न है अपील रिवीजन में तो प्लीज़ आप लोग पूछ लीजिए, प्लीज़।
आसिफ जी पूछ रहे हैं कि कितना पैसा देना पड़ेगा। हमने अभी देखा है अपीलेट ट्रिब्यूनल में, देखिए अपीलेट अथॉरिटी से आप केस हार गए, आपके ऊपर पेनाल्टी आ गई 1,00,000 रुपए की। 1,00,000 रुपए में से आप 50 लाख के लिए तो एग्री कर रहे हैं, 50 लाख के लिए आप एग्री कर रहे हैं, लेकिन बाकी के 50,000 आप कह रहे हो कि ये ज़्यादा है, ये मैं पे नहीं करूँगा। ठीक है, आप ये कह रहे हो। तो अगर आप अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाना चाहते हो तो जितने अमाउंट के लिए आप एग्री कर रहे हो, ठीक है, वो तो आपको पे करना ही करना है। उसके अलावा जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है ना, जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसका 20% भी आपको पे करना है। यानी 1,00,000 में से 50,000 के लिए आप एग्री कर रहे हो तो 50,000 प्लस बाकी के 50,000 का 20% यानी कि 10,000, तो 50 प्लस 10 60,000 रुपये आपको डिपॉजिट करने हैं। उसके बाद आपकी जो अपील है वो एक्सेप्ट करेगा अपीलेट ट्रिब्यूनल। जितेंद्र जी पूछें DRC 07 के थ्रू भी कोई अपील फाइल होती है क्या? जो DRC 07 है, अगर कोई डिमांड आ जाएगी आपके ऊपर तो वो डिमांड आप उसमें पे करोगे, उसमें अपील का फॉर्म नहीं है, वो एक बेसिकली क्या है, पेमेंट का फॉर्म है जितेंद्र जी। तो जो डिमांड ऑर्डर वगैरह होते हैं ना, वो आपको मिलेंगे DRC 07 के थ्रू। ये बेसिकली आपको डिपार्टमेंट की तरफ से इशू किया जाएगा DRC 07, जिसमें डिमांड वगैरह अगर आपकी कोई है तो वो आपको बताया जाएगा, फिर वो आपको पे करना होगा। या अगर आप उसके अगेंस्ट में अपील करना चाहते हैं तो अपील भी कर सकते हैं। तो ये अपील का एक आप कह सकते हो, अगर आप जाओगे बेयर एक्ट में तो बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखी हैं, लेकिन मैंने आपको क्रक्स निकाल के बता दिया है और एक समराइज्ड वे में बता दिया है। ये मेन चीज़ें हैं, ठीक है, ये आपको पता होनी ही चाहिए अपील एंड रिवीजन के रिगार्डिंग। अगर आपका टाइम लिमिट लैप्स हो गया फिर आपकी कोई भी अपील एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, जितनी पेनाल्टी है आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो ई वे बिल का चैप्टर है वो मैं अलग से रिकॉर्डिंग करवा के डलवा दूंगा, मतलब चैनल पे, क्योंकि आवाज़ का भी इशू हो रहा है। एंड फ्रेंड्स, जिन लोगों के मन में डाउट था कि सर्टिफिकेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जी हाँ, एग्ज़ाम के बाद जिनके भी नंबर 20 या उसके अबव होंगे सबको सर्टिफिकेट मिलेगा। GST प्रैक्टिशनर का रजिस्ट्रेशन मैं आपका करवा के दूँगा। उसके बाद प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्या करनी है, हमने उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करी है, लेकिन जब हमारा एकदम लास्ट लेक्चर होगा उसमें और डिटेल में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में उसमें मैं और डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, हमारी ईस्ट टैक्स सॉल्यूशंस जो हमारी फर्म है उसकी आप फ्रेंचाइजी लेके भी आप अपना जो प्रैक्टिस है वो ग्रो कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रेंचाइजी उसकी अवेलेबल है। उसका क्या प्रोसीजर है, कैसे आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सर्टिफिकेट का यूज़ कैसे होगा वो भी आपको बताऊंगा। एग्ज़ाम्स वगैरह कैसे होंगे वो मैं आपको बता चुका हूँ लेक्चर के स्टार्टिंग में। उबैद खान जी पूछ रहे हैं कि अगर बिल टू शिप टू मॉडल है और अगर बिलिंग हो रही है दिल्ली की और शिप हो रही है आउट ऑफ दिल्ली तो क्या चार्ज होंगे। देखिए, अगर रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो दिल्ली का ही है, ठीक है, तो बिल टू शिप टू मॉडल में हमको क्या देखना है, जिसको बिलिंग हो रही है और जो पैसा पे कर रहा है अगर वो दिल्ली का ही है तो फिर 9+9, ठीक है, फिर 9+9
फिर 18 नहीं होगा, वहाँ पर 9+9 का आ जाएगा। जितेंद्र जी कह रहे हैं कि क्या ग्रेजुएशन कंपलसरी है? यस जितेंद्र जी, ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि अभी पेंडिंग शो हो रहा है। आप एक काम कर सकते हैं, जो ग्रेवियंस का पोर्टल है जीएसटी का, वहाँ पर आप एक मेल कर सकते हैं, रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं, या फ़ोन भी कर सकते हैं। जो और अगर आपका जो ज्यूरिसडिक्शन है वो आपका लोकल है कहीं, तो आप सीधे जाके अपने टैक्स ऑफिसर से मिल भी सकते हैं। तो वो आपका अब या तो अप्रूवल आ जाएगा, या अगर आपकी जो एप्लीकेशन है, अगर आपकी एप्लीकेशन है वो इनकम्प्लीट है या कुछ उसमें एरर है, तो वो आपको बता दिया जाएगा। तो आप ऐसे उसको परस्यू कर सकते हैं। एक बार जाके डिपार्टमेंट में मिल सकते हैं, या ऑनलाइन फ़ोन कर सकते हैं। लेकिन फ़ोन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो लोग फ़ोन पर कुछ बताते नहीं हैं, घुमाते रहते हैं। और किसी के मन में कोई डाउट? ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का सेशन हम यहाँ पर ख़त्म करें। बहुत मज़ा आता है आप लोगों से बात करने में। आप लोग कभी कभी क्वेश्चन पूछते हो, तो उससे मेरी भी नॉलेज इम्प्रूव होती है। तो मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने सोचा था कि आज ई वे बिल डिस्कस करेंगे, बट कुछ आवाज़ का भी इशू चल रहा है, कुछ स्क्रीन शेयरिंग में भी प्रॉब्लम हो रही है। ई वे बिल पे बहुत जल्द कल या परसों एक लेक्चर आ जाएगा, उसमें ई वे बिल जनरेट करना आपको बताऊंगा कैसे ई वे बिल जनरेट करते हैं, और ई वे बिल जनरेट कब करना होता है, और ई वे बिल जनरेट ना करने पर क्या पेनाल्टी आ सकती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें कवर होंगी। राजकुमार जी कह रहे हैं किसी सीए का रजिस्ट्रेशन कैंसिल है तो क्या उनका सर्विस बाई कर सकते हैं? सर्विस बाई का मतलब आप उनसे सर्विस लेना चाहते हैं। देखिए, अगर जीएसटी कैंसिल है तो आप सर्विस तो ले ही सकते हैं, बट कोई भी पर्सन अगर उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल है, तो जब तक उसका जीएसटी दोबारा एक्टिव नहीं हो जाता है, तब तक वो जीएसटी आप मतलब वो आपसे जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता है। तो कोई भी पर्सन है तो आप उसको नॉर्मल सर्विस लीजिए और पैसा पे करिए। पैसा आप, लेकिन वो आपसे जीएसटी चार्ज नहीं कर पाएगा। आरसीएम का सेम मंथ में आईटीसी क्लेम कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जो चीज़ें अगर आपने टैक्स आरसीएम में पे किया है तो उसका आईटीसी तो आप क्लेम कर सकते हैं।
मतलब जब अगले मंथ का आप जब 3B फाइल करेंगे तो उसमें आप कर सकते हैं। राजकुमार जी पूछ रहे हैं कि उनका TDS काट सकते हैं। TDS किसकी आप बात कर रहे हैं, मतलब इनकम टैक्स में कि GST में? राजकुमार जी, TDS किस सेंस में आप पूछ रहे हैं, इनकम टैक्स में कि GST में? हाँ बिल्कुल, अपील रिवीजन का नोट मिलेगा। नोट आपको मिलेगा जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो टेलीग्राम पे हमारा जो चैनल है टेलीग्राम का, उसमें सारे नोट्स मैं लेक्चर के बाद शेयर कर देता हूँ। राजकुमार जी पूछ रहे हैं कि TDS का GST में TDS का, देखिए GST में TDS कोई भी नहीं काट सकता है, कुछ लोग नोटिफाई हैं। आप TDS का जो चैप्टर है वो आप देख सकते हैं। 4 लोग हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट के इस्टेब्लिशमेंट, कोई नोटिफाइड पर्सन, वही GST में TDS काट सकता है। उसके अलावा किसी को भी GST में TDS काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आसिफ जी पूछ रहे हैं आप LLB हैं क्या, टैक्स एडवोकेट कैसे बनेंगे? अगर आप LLB हैं तब तो बेस्ट है, तब तो आप टैक्स एडवोकेट बन ही सकते हैं। देखिए आज आप टैक्स एडवोकेट बनना चाहते हैं इनकम टैक्स में या GST में, या GST प्रैक्टिशनर बन के करना चाहते हैं, स्टार्टिंग का 1 साल 1.5 साल बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1-1.5 साल जिसने सरवाइव कर लिया अच्छे से, बस उसके बाद पीछे मुड़ के उसको नहीं देखना है। फिर आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आपको स्टार्टिंग के 10 क्लाइंट अगर आपने अच्छे से बना लिए, देन इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ, फिर आपको किसी दूसरे करियर ऑप्शन की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें ही वो 10 क्लाइंट 5 और लेकर के आएंगे, वो 5 और 5 को लेके आएंगे, फिर आपके लिए कोई स्टॉपिंग नहीं रहेगी इस फील्ड में। और स्टार्टिंग के 10 क्लाइंट कैसे लाने हैं मैंने आपको कुछ एग्जांपल बता दिए हैं। बाकी जब लास्ट लेक्चर मेरा होगा, एकदम लास्ट लेक्चर होगा अपने GST का जो होने वाला है 15 से पहले मैं कोशिश करूँगा कि बैच ओवर कर दूँ। लास्ट लेक्चर में मैं आपको और अच्छे से बताऊँगा। स्टार्टिंग के 10 लेक्चर्स लाने में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, अगर आप सीरियसली इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ। हम लोग साथ मिलकर ग्रो करेंगे। और ये मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि जब ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा तो हम और आप कहीं अलग हो जाएंगे। हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए जुड़े हुए हैं। अगर सारे लाइफ टाइम भी मेरे वीडियोस पर सिर्फ 100 व्यूज़ 50 व्यूज़ भी आते रहें, फिर भी मैं आप लोगों से कनेक्ट रहूँगा। मैं लाइव सेशन कर रहा हूँ, पिछले 1 घंटे में 8-9 से ज़्यादा लोग अभी भी नहीं हुए हैं। स्टिल मैं कर रहा हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है कौन मेरा वीडियो देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। अगर आप में से कोई एक भी उनके करियर में मैं मदद कर सकूं, उनके करियर को बनाने में, या कुछ हेल्प मेरे से आपको मिल सके, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।
सर ऐसे राजकुमार जी पूछ रहे हैं कि अगर एसेट परचेस करते हैं बिजनेस के लिए तो उसका इनपुट क्या 5 साल तक आईटीसी लेना है क्या? नहीं, आईटीसी लेने की टाइम लिमिट है। राजकुमार जी आप प्लीज़ आईटीसी का चैप्टर जो लेक्चर है वो आप ज़रूर देखें। आई थिंक लेक्चर नंबर 15 एंड 16 वो आईटीसी का है, वो आप ज़रूर देखें। लिमिट होती है आप 20 अक्टूबर या 31 दिसंबर जो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ है उस फाइनेंशियल ईयर से 28 अक्टूबर या 31 दिसंबर विच एवर इज़ अर्लियर, उससे पहले पहले आपको आईटीसी क्लेम करना होता है। अगर आपने आईटीसी क्लेम नहीं किया तो लैप्स हो जाता है। तो 5 साल तक की लिमिट नहीं है, फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होगा वहाँ से 20 अक्टूबर तक या 31 दिसंबर विच एवर इज़ अर्लियर, तो हमेशा 20 अक्टूबर ही पहले आएगा। तो 20 अक्टूबर तक आपको आईटीसी क्लेम कर लेना है। उबैद खान जी कह रहे हैं कि कोर्स डिलीट मत करिएगा। नहीं सर, कभी डिलीट नहीं होगा, हमेशा वीडियो ये मेरे चैनल पर आपको अवेलेबल मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो अपना ये जो लाइव सेशन है हम यहीं पे ख़त्म करें। कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज़ बताइएगा कि लाइव सेशन आपको कैसा लगा। मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि इसमें और मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ वो मुझे प्लीज़ बताइए ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूँ। और कुछ मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो कह रहे हैं कि सर कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं वो कह रहे हैं कि सर इनकम टैक्स के ऊपर भी एक सीरीज़ बनाइए। पिछले जो वेबिनार था उसमें मैंने बोला था कि इनकम टैक्स के ऊपर भी मैं एक कोर्स लॉन्च करने वाला हूं। बिल्कुल, जैसे ही जीएसटी का कोर्स अपना कंप्लीट होगा कुछ ही दिनों में इनकम टैक्स का कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। मनीष कुमार जी कह रहे हैं क्या इलेक्ट्रिसिटी बिल सफिशिएंट है? यस, अगर ओनर हैं तो और ओनर के नाम से ही इलेक्ट्रिसिटी बिल है और उनके नाम से ही रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है तो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल सफिशिएंट है। वरना मनीष कुमार जी अगर रेंटेड है और इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है वो मकान मालिक के नाम पर है तो फिर रेंट एग्रीमेंट प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये 2 चीज़ें लगानी पड़ेंगी। तो अगर खुद का रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, खुद के नाम पे ही आपका बिल भी है तो सिर्फ बिजली का बिल चल जाएगा। लेकिन अगर रेंट पे है तो रेंट एग्रीमेंट प्लस बिजली का बिल। और अगर फादर के नाम पर है बिजली का बिल तो एक 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे एनओसी प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल। आधार और बिजली के बिल पे नाम अलग है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पैन और बिजली के बिल में अगर नाम सेम है, आधार से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ अलग अलग नहीं होनी चाहिए पैन और आधार में, वरना जब आधार आप वेरीफाई करेंगे तो वहाँ पर एरर आ सकती है। तो डेट ऑफ बर्थ पैन और आधार में सेम होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू आप लोगों ने ज्वाइन किया मेरा सेशन, तो उसके लिए थैंक यू। आगे भी इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि थोड़ा बहुत ही सही कम से कम मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, तो मैं और वीडियोस बनाता रहूँगा। और नंबर मेरा आप लोगों को पता है, टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन करिए, वहाँ पर मैं सारी चीज़ें। अगर मनीष कुमार जी कह रहे हैं कि पैन और बिजली के बिल में नाम अलग अलग है, यहाँ पर तो एक प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पर ऑब्जेक्शन आ सकता है। तो पहले मैं ये कहूँगा कि अगर पैन आप सही करवा सकते हैं पैन सही करवा लीजिए, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल करवा लीजिए सही, या फिर किसी एडवोकेट से एक 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पर अगर नाम आपका अलग अलग है तो एक ऐसे एफिडेविट बनवा के
एफिडेविट लगा के 10 रुपये का NOC 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे एफिडेविट बनवा के और बिजली का बिल अपलोड कर दीजिए, हो जाएगा। मनीष जी कह रहे हैं एफिडेविट रिक्वायर्ड, यस हाँ, अगर पैन और बिजली के बिल में अलग अलग है तो यस, एक एफिडेविट बना के लगा दीजिए, रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, अभी जब सेशन ख़त्म होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का लिंक। कभी भी कोई प्रॉब्लम हो आप सीधे, अभी डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, उस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो कभी भी। तो फ्रेंड्स ठीक है, फिर सभी लोगों को टाटा बाय बाय, गुड नाइट, और अगला वीडियो ई-वे बिल पर बहुत जल्द, एंड मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बहुत बहुत मज़ा आया आप लोगों से बात करने में। बहुत जल्द एक और लाइव सेशन रखते हैं हम लोग। थैंक यू फॉर सपोर्ट। अच्छा लगता है जब आप लोग लाइव सेशन में आते हैं, इस तरह बात करना आप लोगों से। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।